राजेश जी, अशोक जी ने तो बिल्कुल आज बिल्कुल फुल फॉर्म में बैटिंग कर दी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी बातें हैं लंदन में जो वाकई में राहुल को नहीं करनी चाहिए थी। और क्या मेरा आपसे वही सवाल है, आप तो हम उस दौर में पत्रकारिता शुरू कर रहे थे, तब आप टीवी के इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के बादशाह थे, तो क्या अब आपके टाइम में तो तब भी सीमित थी, हम ऊपर छत पर चढ़ के एंटीना हिलाते थे और आज भी है, दूरदर्शन। आज भी है, आज भी है। आज भी है। आज राजेश भी बादल किसी चैनल के मोहताज नहीं। ठीक बात है, आज भी वो वाजपेयी जहां है। खड़े होते हैं वहीं से प्लेटफॉर्म शुरू होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो हमने तो उस दौर में राजेश जी, आप बिल्कुल पीक पे थे, जब हम लोग छत पे खड़े होकर एंटीना हिलाते थे, तो थोड़ा थोड़ा दूरदर्शन पे का गाना दिखाई दे दिया जाता था। लेकिन इस आधुनिक दौर में, जैसे अशोक जी ने कहा कि हम यहाँ बैठे पूरी दुनिया सुनती है, तो अब वो कुछ वो लंदन में बोले, हिंदुस्तान में बोले। और क्या राजेश जी, क्या लगता है कि राहुल ने कुछ ऐसी बातें की लंदन में जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और नहीं करी तो फिर बीजेपी इतना परेशान क्यों, आज हाउस में इतना हंगामा क्यों है? धन्यवाद संजय। पहले तो मैं आप दोनों भाइयों के ने जो बड़प्पन दिखाया, मैं उसके प्रति बहुत आभार प्रकट करूं या क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सचमुच में मेरा योगदान अभी भारतीय आप पत्रकारिता में आशीर्वाद इतना देते, भी नहीं आपका है। आशीर्वाद बना रहे, बस यही। हम लोग तो राजेंद्र माथुर, एसपी सिंह, धर्मवीर भारती जैसे लोगों के संपर्क में रह के पत्रकारिता सीखे हैं। तो जो उनसे सीखे हैं वही हम आप लोगों को दे रहे हैं, और वही हम उसी के आधार पर कोई राजनीतिक विश्लेषण करके आम लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। धर्म हमारा है, कर्तव्य हमारा है कि हम जो सच है वो बताने की कोशिश करें। जो समझ जाएं वो ठीक है, नहीं समझ जाएं तो हम ये समझ लेंगे कि हमारे समझाने में कोई दोष है। आपने राहुल गांधी के लंदन में जो भाषण दिया है उसकी बात कही है। ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी नाम का एक कोई नेता, राजनेता पहली बार भारत से बाहर गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जाते रहे हैं, कांग्रेस के भी नेता जाते रहे हैं, अन्य पार्टियों के भी जाते रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के बारे में कोई बात ना कही हो। बहुत अशोक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो उनकी वाणी से भी कोई फूल तो नहीं झरे कभी। हमने देखा है कि उन्होंने किस तरह से अपने ही देश की आलोचना की, राजनेताओं की आलोचना की। तो जब आप दूसरों की आलोचना करें तो आपको आजादी है, और जब आप दूसरों की आलोचना और आलोचना आप स्वीकार नहीं करना चाहते। जब राहुल गांधी भी अपनी संविधान में प्रदत्त ये आजादी का उपयोग करता है तो आपको बुरा लगता है। आप भी उसी आजादी का उपयोग करते रहे हैं। आपने क्या क्या नहीं किया, कुछ उदाहरण तो अशोक जी ने बता ही दिए। लेकिन बात मैं इससे और आगे करता हूं। देखिए, अभी उन्होंने, मोदी जी ने जी कहा कि ये लोकतंत्र की का अपमान है और लोकतंत्र समझ में नहीं आता राहुल गांधी को। बहुत सारी बातें उन्होंने इस अपने प्रतिक्रिया में कही। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर अव्वल तो आज जो दोनों सदनों में हुआ, संसद सर्वोच्च है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान की जो मर्यादा है उसकी रक्षा करने का काम संसद के पास है। तो जब संसद के पास इसका अधिकार है और हम सब संसद को लोकतंत्र के एक मंदिर की तरह पूजते हैं, तो ये एक बहुत मोटी सी बात है। 50 वर्षों की परंपरा है, 60 वर्षों की परंपरा है, और जब से संसद काम कर रही है 1952 के बाद से, निर्वाचित लोकतंत्र जब से भारत में आया है तब से हम जानते हैं कि एक संसद के बाहर दिए गए किसी बयान पर कोई चर्चा कभी नहीं होती। आज तक हमने तो नहीं सुनी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे लोकसभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए अगर लोकसभा के किसी सदस्य ने बाहर जाकर के बयान दिया है, और वर्षों तक इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लेते रहे हैं। जब लाल कृष्ण आडवाणी ने बहुत उत्तेजक भाषण दिए, उमा भारती ने बहुत उत्तेजक भाषण दिए, विनय कटियार ने बहुत उत्तेजक भाषण दिए, जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने बहुत उत्तेजक भाषण दिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यहां तक कहते थे कि जो सदन में उपस्थित ही नहीं है वो अभी उस पर चर्चा क्यों करें। सदन, यही बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते थे। राज्यसभा के तो वो सदस्य हैं ही नहीं, लेकिन
राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है। आज तक हमने जो देखा है, जो शोरगुल, जो व्यवधान, जो बाधा पहुंचती है, वो आमतौर पर प्रतिपक्ष या विपक्ष पहुंचाता है। लेकिन हमने ये देखा कि पक्ष यानी जिसकी बहुमत से बनी सरकार है, वही हंगामा कर रहे हैं। तो संसद का जो जो एक तरह से सम्मान आप कह सकते हैं कि कौन इसको अपमानित कर रहा है, संसद की गरिमा को। जो पक्ष में बैठा है, जो सरकार में बैठा है, जिसके बाद सारे सबसे बड़ा तंत्र है, वही अपमानित कर रहा है। जो सदस्य सदन का है नहीं, उसके बयान पे चर्चा कभी नहीं होती संजय जी, कभी नहीं होती। पहले मैंने कहा ना कि बीजेपी भी यही बात कहती। अब आइए उसके कारण कि क्यों उन्होंने ऐसे कहा। असल में 9 विधानसभाओं के चुनाव, 2023, अगले साल लोकसभा का चुनाव। अब 10 साल का उनका जो अब तक का अतीत है, उपलब्धियों की झोली खाली है और जब उपलब्धियों की झोली खाली होती है, तो कोई क्या करे फिर? कोई ना कोई खींच तो उतारेगा, उसको खतरा किस भारतीय जनता पार्टी को दरअसल एक ही पार्टी है जो चुनौती दे रही है। बाकी पार्टियां तो मैं आप किसको कहें, किसका नाम लूं? ममता बनर्जी दबे पांव भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई हैं। शरद पवार वहां नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गए हैं। तो आप किसकी बात करेंगे? कौन सा प्रतिपक्ष बचा है? तो जब ले दे के इस देश को प्रतिपक्ष के रूप में सिर्फ कांग्रेस से आशा है और कांग्रेस से आशा है तो कांग्रेस में भी वही नेहरू गांधी परिवार है। एक युवक है 50 साल का जो आपसे मतलब 20-22 साल उम्र में छोटा होगा, 24 साल, अगर उन्होंने शादी वक्त करके सही वक्त पे संतान पिता बन गए होते तो शायद राहुल गांधी के बराबर उनका पुत्र होता। तो जो उनके बेटे के बराबर है, उसकी इज्जत, उसके सम्मान को लेकर के जिस तरह से बातें वो करते हैं, वो एक बड़ा समझ की बात है कि खुद अगर वो विदेश में बात करें, गालियां दें, इस देश के तंत्र को गालियां दें, इस देश के राज परिवारों को शासन करने वाले परिवारों को गालियां दें, तो वो सब जायज है। अच्छा, बीजेपी की अब मैं जैसे मैंने कहा कि चुनौती अभी बड़ी है बीजेपी के पास, झोली खाली है, उसके पास उसको खोने का खतरा है। कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास खोने के लिए इस वक्त क्या है? अपने इतिहास के सबसे दुर्बल, दीनहीन मोड़ पे वो खड़ी है। और एक बात जो मैं बात कहूं आपसे, जो मैं अशोक ने बात कही थी और उसी बात को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बनाने का काम बहुत बड़ा उस देश की निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री का होता है। भारत के प्रधानमंत्रियों को हमने देखा है। लेकिन आप 82 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे रहे हैं। किसी को मुफ्त भोजन आप देते हैं, घर के दरवाजे कोई आ जाए, तो आप क्या कहते हैं? भूखा था बेचारा, भिखारी था, दे दिया। तो इस देश के 82 करोड़ लोग भिखारी हैं, अपने पेट से अपनी जेब से पैसा खर्च करके वो खाना नहीं खा सकते। एक तरफ तो आप ये साबित कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो हंगर रिपोर्ट आई है, उसको गालियां देने से आप चूक नहीं रहे हैं। अरे वही बात तो हंगर रिपोर्ट कह रही है फिर। 2014 के पहले क्या हिंदुस्तान जीवित नहीं था? आप ये देखिए कि 2000 जो अशोक ने अभी एक आंकड़ा बताया, मैं उसमें और जोड़ दूं, 2014 में इस देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। 9 साल में, केवल 9 साल में 164 करोड़ लाख 164 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। ये भाई साहब, ये पैसा जो कर्जा बढ़ा, ये कहाँ गया? अगर हमारी आर्थिक तरक्की हुई, हम विश्व की बहुत तेजी से बढ़ने वाले अर्थव्यवस्था हैं, तो 83 करोड़ लोगों को, 82 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देने की नौबत क्यों आ रही है? सवाल पूछा जा सकता है। आप कौन से मोर्चे पर सफल हैं? क्या विदेश नीति के मोर्चे पर आप सफल हैं? आप पड़ोसियों को नाराज कर बैठे हैं। पड़ोसी आपसे खार खाए रहते हैं। आप औद्योगिक नीति आपकी सफल नहीं है। आपका एक्सपोर्ट देख लीजिए। सारी जगहों पर मैं बात कह रहा हूं कि जिसकी झोली खाली है, वो क्या करेगा? एक तरफ राहुल गांधी का जो भाषण है। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं आपको, जो अशोक जी ने कही कि वो भाषण ही निकाल दिया। कितना बड़ा
मतलब मेरी नजर में तो ये अपराध है। होता हमने कब सुना है कि सदन की कार्रवाई का कोई हिस्सा निकाल दिया गया? कब? मान लीजिए कि कोई सदस्य बोल रहा है, कुछ अपशब्द बोल गया जो असंसदीय है, कोई गाली-गलौज हो गया या कोई ऐसा नॉइज़ी सीन कुछ क्रिएट हो गया, हल्ला-गुल्ला वाला, जो सब सदन के सभापति की कुर्सी पर जो बैठा हुआ है या लोकसभा अध्यक्ष है, उसको लगता है कि ये संसद के इतिहास में दर्ज हो जाएगा, तो बहुत गरिमा नहीं बढ़ाएगा। लेकिन आप तो वो जो है कहता है कि इस अनाउंसमेंट करता है कि इस कार्रवाई को मैं विलोपित कर रहा हूं। ये शब्द है उनका, विलोपित करने का। लेकिन यहां तो भाषण हो जाने के बाद आप बिना बताए चुपचाप विलोपित करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? नैतिक साहस आपके अंदर उतना भी नहीं है कि आप जो है कह सकें कि ये भाषण संसद की गरिमा के प्रतिकूल है। और अगर प्रतिकूल है तो फिर माफ कीजिए, यह देश सार्वजनिक मंच पर एक ऐसी राष्ट्रीय बहस की मांग करता है जो माननीय प्रधानमंत्री के भाषण को सुनाया जाए और राहुल गांधी के भाषण को सुनाया जाए और देश के सर्वोच्च विद्वानों को बिठा लिया जाए जो उस भाषण पर चर्चा करें, उसकी व्याख्या करें और उसके बाद बताएं कि किसमें गलत क्या है। राजेश जी, अशोक जी कह रहे हैं कि ये एक टोली है और सब जने एक दूसरे की जयकार करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का कैम्ब्रिज में जाकर ये कहना कि संवैधानिक संस्थाओं की उपेक्षा हो रही है, मीडिया को बोलने नहीं दिया जाता, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। अगर हम अपने नज़रिए से देखें तो क्या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो देश में नहीं हो रही हैं और जो उन्होंने लंदन में कह दी? क्योंकि हमारी नज़र में तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। पत्रकारों के फ़ोन टेप हो रहे हैं, पत्रकारों पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, गिरफ्तारी हो रही है। कप्पन को 2 साल तक ईडी 40,000 रुपए का एक केस दिखा के बाद में सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बाद उसको रखती है। ऐसी तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं। तो फिर आदमी अगर बोल रहा है तो फिर क्या वास्तव में देश का अपमान कर रहा है? देखिए संजय, मेरी दृष्टि में जो मैं कहता हूं कि जो भाषण देने की आज़ादी राहुल गांधी को थी, उन्होंने उस आज़ादी का इस्तेमाल किया और उस भाषण में कोई भी अलोकतांत्रिक बात तो मुझे नजर आई नहीं। मैं इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा प्रशंसक या दीवाना हूं उनका, बल्कि इसलिए कि जो भी पॉइंट्स या जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए, उन मुद्दों की पड़ताल अगर आप भारत के संदर्भ में करें, तो वो मुझे नहीं लगता कि कहीं वो गलत ठहर रहे हैं। क्या पत्रकारिता आज जिस रास्ते पर चल पड़ी है, उस रास्ते पर चलकर हम क्या भविष्य देखते हैं अपने इस प्रोफेशन का? ये प्रोफेशन जो एक ज़माने में हमने देखा है कि भारतीय पत्रकारिता ने आपातकाल के बाद और अनेक वर्षों में अपने अस्तित्व के बूते पर, अपनी आवाज़ के बूते पर भारत की सरकारों को आगाह किया है, चेतावनी दी है। अब आप उस स्वर को अगर बंद कर देना चाहते हैं, तो ये बात तो अगर कही जा रही है तो उसमें क्या है? आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो थे राष्ट्रपति थे, तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 या 4 पेज, फुल पेज जो ट्रंप ने अपने कार्यकाल में झूठ बोले थे, वो झूठ फुल पेज में छापे थे। और ट्रंप की सरकार उनका उस न्यूयॉर्क टाइम का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। नुकसान किसको हुआ? ट्रंप को हुआ। तो ये नहीं है कि सच को अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका भी होगा श्रीमान। सच सर चढ़ के बोलता है और झूठ के पांव नहीं होते। तो सच जो बोला जा रहा है, उसको मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री जी को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। उन्हें इतना इसको मतलब क्या कहूँ मैं कि इतना परिपक्व तो होना ही चाहिए लोकतांत्रिक नजरिए से कि अपनी आलोचना को भी वो बड़े खुले दिल से स्वीकार करें। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो देखिए उसके कई खतरे हैं कि एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रतिपक्ष को या अपने से असहमत होने वाले लोगों को एन केन प्रकारेण चुप करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। और अगर ऐसा करना चाहते हैं तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमने देखा था, मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूं
क्या आपातकाल के दरमियान हमने ऐसा नहीं देखा था? आपातकाल के दौरान भी हमने ये देखा था कि अखबारों को, पत्रकारों को लिखने और बोलने की बहुत सारी आजादी उनकी सीमित कर दी गई थी। और उसका नुकसान किसको हुआ? क्या अखबारों को हुआ? क्या उसका नुकसान मीडिया को हुआ? नहीं हुआ। नुकसान हुआ जो विश्व की सबसे ताकतवर महिला प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी को। और सबसे बड़ी बात, मैं जिस बड़प्पन की बात कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को इस बात को समझना होगा कि इंदिरा गांधी ने जब ये बात महसूस की थी कि यह एक बड़ी भूल थी, तो सार्वजनिक मंच पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि उनसे गलती हुई है, उनसे भूल हुई है। तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की खुशबू है। हम अपने किसी नेताओं, मैं प्रधानमंत्री जी के कोई व्यक्तिगत रूप से दुश्मन नहीं हूं, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार तो करें, वो प्रधानमंत्री जैसी गरिमावान, शिष्ट और बड़प्पन वाली भाषा तो बोले। नहीं, अफसोस की बात यह है। और अभी तो देखिए साल भर चुनाव आने जा रहा है, चुनाव में किस तरह की भाषा और टिप्पणियां होती हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि चुनाव दर चुनाव हम और अधिक अश्लील होते जा रहे हैं, और अधिक हम अपने आप को हमाम में सब सारे जो है वो राजनेता अपने एक दूसरे को निर्वस्त्र करते जा रहे हैं, और ये बड़ा दुखद मोड़ है। जी संजय जी।